आज है 5 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है सियोम ब्रिज। ये सियोम नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बीआरओ ने बनाया है। ठीक है। उसके बाद XBB.1.5 ये सब वेरिएंट है सब लीनेज ओमिक्रॉन का। ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेंट होकर बना है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जिसमें दो जीनोम जो है वो एक साथ रख दिए जाते हैं। ठीक है, दो तरह से बन सकता है रिकॉम्बिनेंट। एक, जैसे किसी एक पर्सन को एक ही समय पर कोई दो स्ट्रेन जो है इन्फेक्ट कर दें तो रिकॉम्बिनेंट, उनके कॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेंट बनता है। या कोई जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन पहले से है और वो म्यूटेट कर जाए, ठीक है, तो वो एक नया रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन बनता है। उसके बाद सिक्स शेड्यूल, ये आर्टिकल 244 में मेंशन है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस हैं। फिर है आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम। इसकी एनुअल रिपोर्ट आई, ये 2021-22 के लिए। इसमें बताया गया कि 4,18,184 केसेस साल भर में आए थे। ठीक है, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ये 1995 में लागू की गई थी। जो भी बैंक्स होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हैं या शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब इस स्कीम के तहत आते हैं। इसमें जो भी कस्टमर की कंप्लेंट होती है उनको रेड्रेस किया जाता है। फिर है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये 2021 में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो भी इंटिटीज़ हैं उनसे जुड़ी जो भी कंप्लेंट हैं कस्टमर की, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिड्रेस की जाए अगर जो भी रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं वो 30 दिन में रिप्लाई नहीं देती हैं। ठीक है, उसके ये जो स्कीम है इंटीग्रेट, ये तीन स्कीम को एक तरह से इंटीग्रेट करता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो 2006 में चलाई गई थी, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 में चलाई गई थी, और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 में चलाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच है उसको अपनाया जाए। फिर है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस इमिशन ना हुआ हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई हो वो किसी रीन्यूएबल सोर्स से आई हो। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स से आई हो। ठीक है, तो अपने यहाँ जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए अभी 19,477 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। ठीक है, जिसमें एक साइड प्रोग्राम है उसको सबसे ज़्यादा कहते हैं 17,490 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, इस पूरे मिशन का उद्देश्य है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल हब बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, और इसमें जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, वो इसके लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होगी उसको बनाएगी। ठीक है, इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे अभी बताया साइड कंपोनेंट। साइड का मतलब है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग इंसेंटिव्स हैं दिए जाएंगे। एक है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट किया जाएगा कि उनको कैसे मतलब इंसेंटिव दिया जाए कि यहाँ हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को ही सीधे सीधे इंसेंटिवाइज करना कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो वो कम हो जाए। फिर उसी में है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। वो रीजन या वो एरिया जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को डेवलप करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत, जिसको शिप नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और इसके जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका प्रॉफिट क्या होगा या बेनिफिट क्या होगा। जैसे हमें एक उद्देश्य है कि लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि फाइनल उद्देश्य जो हर साल कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 2030 तक। ठीक है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो पाए फॉसिल फ्यूल पर। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि जो हमारे यहाँ कंजप्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का वो बढ़ेगा। और ये भी मतलब ये भी है कि जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारा वो पैसा लगता है, करीब 1 लाख करोड़ कहते हैं। वो इससे हम घटा सकते हैं, 1 लाख करोड़ का जो हम इंपोर्ट करते हैं वो घटा सकते हैं इससे। फिर है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं? ऑफिशियली इनकी वैसे कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको बताया कि जो 5 मिलीमीटर से कम लेंथ की होती हैं उनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। माइक्रो प्लास्टिक जैसे बोतल वगैरह, बैग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, दो तरह से होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती हैं जो किसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं माइक्रो प्लास्टिक, जैसे जो फिशिंग नेट्स में यूज़ होती हैं, टेक्सटाइल में यूज़ होती हैं, क्लॉथिंग में यूज़ होती हैं या कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्लास्टिक्स, सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स वो होते हैं जो बड़े
मतलब बड़े प्लास्टिक से टूट टूट के बने होते हैं, ठीक है। वो जैसे उनका विघटन होता जाता है प्लास्टिक का, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, और ये नॉर्मली रेडिएशन या ओशन वेव्स की एक्सपोजर से बनते हैं। फिर है वायरोवोर। वायरोवोर क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वायरस खाते हैं, ठीक है। ये वायरस पे जिंदा रहते हैं, और एक स्पेशीज होती है प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट की एक लीनियज है, कह सकते हैं जीनस है हाल्टीरिया। हाल्टीरिया जो है न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बनता है, और ये क्या कहते हैं, जो इन्फेक्शियस क्लोरो वायरस होती है उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। फिर है कलर कोडेड वेदर वार्निंग। ये इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इशू करती है। इसमें 4 तरह के कलर कोड हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये किसी भी सिचुएशन के लिए, मतलब नॉर्मल वेदर के लिए भी, जैसे सेवर वेदर मतलब ठंडी बढ़ने वाली है या गर्मी बढ़ने वाली है उसके लिए भी देते हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है उसकी पहले से कह सकते हैं, ये वार्निंग होती है एक तरह से, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, येलो का मतलब बी अवेयर, ऑरेंज का मतलब बी प्रिपेयर्ड, रेड मतलब टेक एक्शन। फिर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना, उसको एक्सपेंड करना, वो एरियाज जहाँ पर अभी तक इसकी रीच नहीं है ऑल इंडिया रेडियो की या दूरदर्शन की, वहाँ तक पहुँचाना, खासकर जैसे बॉर्डर एरियाज हुए या रिमोट एरिया हुआ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित एरिया हुए, ठीक है, वहाँ सब इनको पहुँचाना। और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो सेटअप बॉक्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इंडिया में पिछले 5 सालों में 10.1 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन जो है हमारे कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ने रिटर्न ऑफ किया है। रिटर्न ऑफ और वेव ऑफ दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिटर्न ऑफ में क्या होता है कि वो अपने बैलेंस शीट से उसको हटा देते हैं, पर लोन माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। वेव ऑफ का मतलब होता है माफ़ करना। ये ऐसा माना जाता है कि अब एनपीए हो गया है, ये जो बैंक है एनपीए हो गया है, इसको मतलब इससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, तो उसको वो अलग रख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, अब वो कोशिश करेंगे कि क्या इससे वापस आ सकता है। तो बैड लोन वही होते हैं कि जिनमें ना प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल पा रहा है ना इंटरेस्ट मिल पा रहा है, ठीक है, पर वो अभी भी आपका लोन है, उसको आपने माफ़ नहीं किया है, ठीक है। तो आरबीआई ने 2009 में ये गाइडलाइन लाई थी रिकॉग्नाइज करने के लिए कि एनपीए क्या होता है। उसमें फिर एनपीए जब काफ़ी दिन तक रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट या लॉस एसेट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। फिर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये साउथ वेस्टर्न नीलगिरी में है, केरला में पड़ता है, ठीक है। यहाँ एक नदी निकलती है कुंती पूजा, जो जाके भारत पूजा नदी में मिल जाती है। यहाँ कई सारे इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे इरुलास, कुरुम्बास, मुदुगास, कुत्तू नायकार्स, ठीक है। तो ये था हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।